पे आप आज आपको लिए चौथा नंबर का सेट है जो प्लेटफॉर्म का है बिहार टीचर के लिए कक्षा 6-8। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में और देखें क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। पहला क्वेश्चन हम चलते हैं कि इफ़ समवन हेल्प यू व्हाट शुड यू से इंस्टेड। यदि आपकी कोई मदद करे तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे। तो इसमें देखिए उस समय हम कोई हेल्प करता है हमें तो हम क्या बोलते हैं उसको थैंक यू बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज। बहन का हस्बैंड को क्या कहा जाता है तो ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। दो का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 3 में। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा है जो सही है तो सही आप सब देख लीजिए बी है। रेपिटेशन जो है सही है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम कह रहा है चुनने के लिए टू वार्क अप द रॉन्ग ट्री। गलत तरीके से कोई चीज़ हासिल करना, इसका मतलब यही होता है। तो इसका देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका टू रॉन्ग अबाउट द रीजन और समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट दे दिया है, आपको चुनने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग बना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के बाद हम लोग 5 नंबर में हम लोग चलते हैं। 5 नंबर में कह रहा है आपका देख लीजिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब्स्ट्रक्ट। अब्स्ट्रक्ट का सिनोमी क्या होता है? अब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है रोकना, तो इसका सिनोमी आपका कर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कर्व मैंने भी रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यह जो सेंटेंस में बोल्ड वर्ड दिया हुआ है इंड्योर, इसका जो है आपको उल्टा शब्द याद करना है। ही लर्नेड टू इंड्योर हंगर एंड द कोल्ड। तो इसका इंडोर का समझ जाइए, इसका हो जाता है आपका इंडोर मतलब होता है बर्दाश्त करना, और बर्दाश्त करना का सही उल्टा क्या हो जाएगा आपका सी नंबर होता है रेसिस्ट। मैंने विरोध करना है या प्रतिरोध करना, रेसिस्टेंस से बना है रेसिस्ट, जिसका कारण होता है विरोध करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा रेसिस्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। प्ले विथ फायर। प्ले विथ खतरों से खेलना होता है, और खतरों से खेलना तो इसमें देख लीजिए टू डू समथिंग रिस्कली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में आपका कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। वह जो ईश्वर को नहीं मानता है या ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वैसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। प्रश्न संख्या अब देखिए इसमें आप लोग ले सकते हैं शॉर्ट स्क्रीन और इसका पैसेज आप बना सकते हैं। चलिए देखिए हम इसका आंसर आपको बताने वाले हैं, आप लोग खुद से घर पर इसका प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है अनुशासन शब्द में अनुपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है अनुशासन का अर्थ है। तो अनुशासन का अर्थ होता है स्वयं पर नियंत्रण करना भी होता है, समाज के नियमों को पालन करना भी होता है, स्वयं तथा समाज के नियंत्रक नियमों की रचना करना भी होता है। ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक हो जाएगा। 11वां नंबर में चलते हैं विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी होगा इसमें आंसर, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन यापन साथ देती है, ये सही है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देख लीजिए जीवन पर्यंत साथ देती है, सही है। यदि विद्यार्थी अनुशासित ना हो तो उसे दंड दिया जा सकता है, ये भी सही है। और विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करता है, तो 1 से अधिक हो जाएगा इसमें। 11 नंबर के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है आपका। 12 नंबर में क्वेश्चन में आपका कह रहा है इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए भवन की उपमा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची शब्द के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो बी हो जाएगा छात्रावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है।
तो ये जो अंतस वर्ण के व्यंजन है, अंतस वर्ण 4 होते हैं, ये याद रखिएगा, पूछते रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर में। इनमें से तिमिर शब्द का उल्टा क्या होता है? तो तिमिर शब्द का उल्टा जो होता है आपका सी हो जाएगा, आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर में। विषयम स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विषयम स्थायी भाव एक अद्भुत रस में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये जिससे नास्तिक कहते हैं, अभी इंग्लिश में भी आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या दीवार बहुत ऊंची है, यह सही वाक्य है। अगला क्वेश्चन, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव का संधि अतः जुड़ एव होता है, अतएव। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, ट हलंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा आशीर्वाद, इस टाइप से लिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो विवरण चिन्ह 2 बिंदु और डैश होता है, ये विवरण कोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास होता है? नेत्रहीन। बने रहे हमारे साथ वीडियो में थोड़ा। नेत्रहीन, नेत्रहीन में होता है तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में बने रहे हमारे साथ। 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि अथावर का उल्टा शब्द कौन सा होता है? तो अथावर का उल्टा शब्द होता है जंगम। अगला क्वेश्चन है, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भलाई का बदला बुराई। जिसको भलाई करेंगे वो बदला में क्या देगा? बुराई देगा। 26 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा होता है? ऑप्शन देव जुड़ ऋषि होता है, तब होता है देवर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिससे बुढ़ापा नहीं आता है उसको कहते हैं अजर अमर, अजर हो जाएगा। शुक्ल का उल्टा शब्द क्या होता है? तो कृष्ण होता है, और कृष्ण का उल्टा शुक्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक पूछ रहा है? कारक 29 का बी हो जाएगा आपको, संबोधन कारक है। ऐसे प्यारे देशवासियों, अरे, अहो, अजी, अरे, अवे, ये सब जो है संबोधन कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 में। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विपजाल, विपजाल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? विपद जोड़ जाल होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग समान अध्ययन की ओर चलते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। चलिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय मानक समय की अमृतोत्तर मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? गुजरती है इसमें कह रहा है, तो आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसमें। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा की बात में करें तो यह 5 राज्यों से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। वह 5 राज्य कौन कौन है उसे याद कर लीजिए, कभी भी पूछेगा नहीं गुजरती है तो आप मार देंगे। देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, 3 गो प्रदेश हो गया, और एगो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये जो है भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है। अब कौन नहीं कहेगा तो आप पकड़ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो मिलती है त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पूर्वी घाट की निम्नांकित में कौन पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? तो जावदी की पहाड़ी और सेवराय की पहाड़ी, ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर में हम लोग चलते हैं। 34 नंबर कह रहा है आपका, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट निम्न में से किसके बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच स्थित है। 34 नंबर के बाद हम लोग 35 नंबर में चलेंगे। 35 नंबर में देख लें। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नांकित रामसर स्थल एवं संबंधित राज्य के रूप में कौन सुशोभित है? तो 35 का देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वेमुनाथ जो है केरल में है, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है,
रुद्र सागर ये मिजोरम में है, तो एक भी सही इसमें नहीं है। सॉरी, रुद्र सागर जो है त्रिपुरा में है, तो त्रिपुरा में एक भी सही नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन ई चला गया। अगला क्वेश्चन, जूट से संबंधित सही तत्व की पहचान करें। 36 नंबर में जूट से सही तत्व दिया हुआ है खरीफ फसल। जूट से संबंधित सही तत्व की पहचान करें, खरीफ फसल। फिर दूसरा में दिया हुआ है आपका रबी फसल, आवश्यक उच्च तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री। जूट के लिए वार्षिक जो है 160 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा, जूट से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जूट जो है एक खरीफ फसल भी है और इसके लिए जो है तापमान होना चाहिए 25 डिग्री से 30 डिग्री तक। और चौथा नंबर है आवश्यक वर्षा होनी चाहिए इसमें 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अभी कभी भी पूछेगा कि जूट क्या है, तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है और तापमान 25 से 30 होना चाहिए और वर्षा होना चाहिए 160 से 200 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, माजुली द्वीप। माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 138 नंबर में, ओनली 38 नंबर में, गंगा के मैदानी क्षेत्र की जलवायु कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है, तो CWG के अंतर्गत आता है। कोपेन का देखिए बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के लगभग वन क्षेत्र की उपस्थिति लगभग कितना % है, तो ये जो उपस्थिति जो है ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वन क्षेत्र की उपस्थिति की बात में करें तो इसमें 8% है। 8% आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ई हो गया आंसर। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी का जन्म से संबंधित कौन सा तथ्य सही है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। क्योंकि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी का जन्म 1449 में भी हुआ था और उसके साथ साथ उन्होंने 1539 में करतारपुर में उनकी मृत्यु भी हुई थी, ये भी सही है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तलवंडी भी उन्हीं से संबंधित है, इसीलिए 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा इस शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्ति भी वह धारण करेगा। यह किस गवर्नर जनरल के बारे में कहा गया, आपको पता करना होता है। ऑप्शन नंबर सी कार्नवालिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में, निम्न में से किसे लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कवि के नाम से जाना जाता है। बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर राधा कांत देव। ये बंगाल में धर्म सभा की स्थापना किया था और उस समय जो था वर्ष 1830। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर में हम लोग चलते हैं। 44 बने रहे हमारे साथ। 44 नंबर, चलिए देखिए 44 आपका आ गया है। 44 नंबर में क्या कह रहा है, कूट करने वाला दिया हुआ है, निम्न को कलाक्रम के आधार पर पहले के बाद के क्रम को बताएं। तो 44 का सी हो जाएगा आंसर। जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग किया था, बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग, तो 44 का 2 पहले 2 हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आया, उसके बाद जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग किया, उसके बाद गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किया, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था, तो ये लखनऊ से किए थे बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से नाना साहब, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो मुगल सम्राट किया था। मुगल सम्राट का नाम कभी पूछ देता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मुगल सम्राट कौन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में से ककोरी कांड कब की घटना थी, तो ककोरी कांड हुआ था 1925 ईस्वी में। ककोरी कांड के बाद में बात करें तो इसके डेट के साथ पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 8 डाउन सहारनपुर से एक रेलगाड़ी लखनऊ पैसेंजर से
सरकारी खजाना को क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इसी घटना को कहा जाता है ककोरी कांड। इसमें बहुत सारे भारतीय शामिल थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राजेंद्र लाहौरी शामिल थे, रोशन सिंह, आसफुल्ला खान। इनमें से पूछ देता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ककोरी कांड में फांसी किसे दिया गया था, तो आसफुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई। 47 नंबर में आज़ाद हिंद आज़ाद रास्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था, तो नेपाल में किया गया था। कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में चलते हैं। गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्म स्थली गाँव वर्तमान में बिहार के किस जिला में है, तो उनका गांव वर्तमान के चंपारण जिला में था। और ये घटना हुई थी 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछेगा तो कब हुई थी चंपारण सत्याग्रह बिहार में, तो 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। विधान परिषद, तो विधान परिषद की संरचना जो है 171 अनुच्छेद में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि 1988 ईस्वी में 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। यह एक नियामक संस्था भी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर से। 51 नंबर आपका मैथ से रिलेटेड है, आप लोग मैथ बनाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हम बता देते हैं, इसका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड होगा। 52 का आंसर सी हो जाएगा आपका 20%। 53 का आंसर हो जाएगा सी % 25। 54 में देख लेते हैं, 54 में भी मैथ ही होगा आपका। चलिए 54 नंबर में हम लोग चलते हैं। 54 का देख लिए, 54 का ये हो जाएगा 125। 55 नंबर में आकृति ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि कितने इसमें आयत आकृति दी गई है, कितने त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में गणना करना होता है, रीजनिंग से संबंधित है। तो इसमें जो होता है 22 त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं होता। इसको गिनिएगा तो 22 आएगा, लेकिन इसमें नहीं दिया, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई चला जाएगा। इसको मत मारिएगा, ई चला जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें रीजनिंग का दिया हुआ है, 56 का बी हो जाएगा x। 57 नंबर में मैथ्स ही चल रहा है आपका, 154 हो जाएगा। 58 का देखिए एलसीएम इस तरह से निकालने के लिए हमको आप लोग को बताए थे कि इकाई अंक कौन सा होगा। आप लोग हमारे वीडियो देख सकते हैं, उसमें पड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। सी हो जाएगा 0 आएगा इसका आंसर। 59 नंबर में चलते हैं। ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, तो अंतिम तत्व है थोरियम। अगला क्वेश्चन है कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। निम्न में से कौन सा तथ्य सुनामी से संबंधित है, तो सुनामी से संबंधित आपका 1 से अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना, ये भी सही है। इनके होने का मूल कारण भूकंप है, ये सही है। तो 1 से अधिक आपका हो जाएगा। ए, बी और सी आंसर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर में चुंबकीय फ्लक्स की इकाई का क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका इकाई वेबर होता है। मतलब मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक पूछ दिया है तो वेबर है। इसके साथ साथ विद्युत धारिता की मात्रक फैराड है, ज्योति फलक का मात्रक ल्यूवेन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक कूलम मीटर होता है, और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। ये सभी याद रखना होगा आपको। 63 नंबर में हम लोग चलते हैं। 63 नंबर में 63 नंबर देख लीजिए। इनमें से किसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कैंसर का उपचार में ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैंसर के उपचार में जो कोबाल्ट 60 का यूज होता है, कोबाल्ट 60 इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका आंसर ये होता है। इससे संबंधित देख लीजिए, सोडियम के बारे में पूछता है कि सोडियम 24 का उपयोग किस में होता है, तो सोडियम 24 का उपयोग जो होता है रक्त परिसंचरण की जाँच के लिए होता है। फास्फोरस 31 के बारे में पूछ लेता है, फास्फोरस 31 का उपयोग किसके लिए होता है, तो चर्म रोग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर में हम लोग चलते हैं। एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है,
तो ऑप्शन नंबर बी होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात बच्चे की जो हड्डियों की संख्या होती है 300। अगर पूछे वयस्क की हड्डियों की संख्या तो 208 होती है, वयस्क में 208। अगर 18 वर्ष 14 वर्ष से 18 वर्ष की व्यक्ति है तो उसका है 206 हड्डियां होती है, और अगर अभी अभी जन्म लिया है नवजात बच्चा उसकी 300 हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, इनमें से कौन से पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है? तो पौधे की वृद्धि मापा जाता है आपका कैक्सोग्राफ से, ऑप्शन नंबर बी होता है, जिसकी खोज एक भारतीय ने किया था जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस था। अगला सुभाष चंद्र बोस ने जगदीश चंद्र बसु था। 67 नंबर में हम लोग चलते हैं। 67 नंबर कह रहा है, 67 नंबर में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लीसा को लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो भारत कितने स्वर्ण पदक जीते? स्वर्ण पदक की बात कर रहा है तो 22 स्वर्ण पदक जीते थे। 2023 में शहीद के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का करंट पूछ दिया है। जॉन फासे को, जो स्वीडन के रहने वाले थे, इनको किस लिए दिया गया था? तो इनको बच्चों के बुक लिखने के क्रम में इन्हें नवाजा गया है, नोबेल प्राइज दिया गया। अगला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा महापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण की नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण शुरू करने वाला जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। 72 का अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि यह इतना कट्टुर था कि कम तौलने वाले को जितना कम तौलता था उतना उसके शरीर से मांस निकाल लेता था। तो ऐसा शासक था। बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था जिसका नाम था दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के भी बहुत सारे वस्तुओं का मूल्य निश्चय किया था। जैसे गेहूं का मूल्य निश्चय किया था कि 7.5 जितल प्रति मन होना चाहिए। जौ के बारे में कहा था कि 4 जितल प्रति मन होना चाहिए। सब चीज़ का नियंत्रण मूल्य स्थापित किया था इन्होंने, इसीलिए बाजार नियंत्रण सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी किया था। 72 नंबर के बाद हम लोग 73 नंबर में चलेंगे। 73 नंबर देख लीजिए। 73 नंबर में आपका कह रहा है 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पाइक विद्रोह का नेतृत्व जो किया था बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। ये पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये पाइक विद्रोह जो हुआ था उड़ीसा प्रांत में हुआ था। 1817 से लेकर के 1825 ईस्वी तक चला था। चलिए नेक्स्ट कुछ, क्यों किया जाता था? अच्छा, ये विद्रोह क्यों होता था? विद्रोह जब भी आवे तो अंग्रेजों के अत्याचार से लोग परेशान होकर ही विद्रोह करते थे। अगला क्वेश्चन 74 नंबर में हम लोग चलते हैं। राजा रुद्रदमन डैश वंश से संबंधित था? तो ये शक वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थकर थे? तो ये थे 23वें नंबर के तीर्थकर। प्रथम कहे तो प्रथम है जो ऋषभ देव थे, 24वें महावीर थे। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी? मैंने कह रहा है कि पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी मौर्य साम्राज्य की कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोसली थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में इंडिया गेट का स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है? इंडिया गेट सबसे पहले पूछ देता है कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो यहाँ जो स्मारक बनाया गया है तो किसकी याद में बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया है प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे देश के सैनिक मारे गए थे उसकी याद में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत भेजा गया था? तो साइमन कमीशन भारत भेजा गया था 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर साइमन कमीशन का गठन पूछे तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था लंदन में 1927 ईस्वी में। एक साल बाद जो है फरवरी महीने में इंडिया पहुंचा था 1928 ईस्वी में।
और इनका जो है जगह जगह पर विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 7 था और 7 के साथ अंग्रेज सदस्य थे। भारत को एक भी सम्मिलित नहीं किया गया था। इसी का कारण इनका सभी जगह पर विरोध हुआ और नारा दिया गया था कि साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। 80 नंबर में चलते हैं। मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया। मैंने उसका कार्यकाल पूछ रहा है कि कब से कब तक था। 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य शाहजहां का शासन था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो ये है जो 5 राजवंशों ने शासन किया था। वह राजवंश हमेशा पूछते रहता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का। देखिए संस्थापक पूछ दिया है। लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन है? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश का स्थापना किया था। कब किया था बहलोल लोधी ने? तो ये भी देता है। तो ये बहलोल लोधी किया था आपका 1451 ईस्वी में, क्योंकि लोधी वंश का शासन जो रहा था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। अगला क्वेश्चन 83 में चलते हैं हम लोग। 83 में क्या रहता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा है जो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में हम लोग चलते हैं। 84 नंबर में 84 नंबर में बने रहे हमारे साथ। 84 नंबर में चोल प्रशासन के संदर्भ में बेटी शब्द का अर्थ क्या होता था? बेटी शब्द का होता था अर्थ कर, एक प्रकार का कर था। बेटी शब्द क्या था? एक कर था, टैक्स था। 85 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य इसे हराया था। सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में इन्हें हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही प्रतापी शासक था। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर में हम लोग चलते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो आए थे भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस। दूसरी शताब्दी के दौरान यह आए थे हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 87 नंबर में। 87 नंबर क्या कह रहा है? बने रहें हमारे साथ। 87 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है। 87 नंबर, हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल्ल के नाम से जाना जाता था राजवंश के शासक थे। यानी डैश कौन से राजवंश के शासक थे? तो ये सी हो जाएगा, पल्लव राजवंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा बने रहें, वेट करें थोड़ा सा, 1 मिनट हमारे पास टाइम दें। चलिए 87 नंबर हो गया। 88 नंबर का चलते हैं हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माओ जी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता थे? माओ जी डोंग। तो माओ जी डोंग जिस चीन के नेता थे। 88 के सी हो जाएगा। 89 का हम लोग चलते हैं। 89 चीन में 1911 ईस्वी में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो चीन में जब विद्रोह हुआ था तो एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत देखिए ये दिया हुआ है जूनागढ़ का किला कर्नाटक में, गलत है। जूनागढ़ का कर्नाटक में गलत है क्योंकि जूनागढ़ का किला कर्नाटक में नहीं था, गुजरात में था। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर में। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देश राजधानी दे दिया और सही पूछ रहा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर में म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, ये सही है। जबकि कंबोडिया की राजधानी फ्नोम पेना है, ये गलत दिया हुआ है। अब ब्रुनेई की राजधानी जो है बंदर सेरी है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर में हम लोग चलते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में स्थित है? तो कोरोमंडल भारत की किस दिशा में स्थित है?
यह पूर्वी दिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन 94 नंबर में है। 94 नंबर में पूछ दिया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। तो यह है दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट पर स्थित है। तो पूर्वी घाट पर स्थित है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट पर सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है और इसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है। कांडला बंदर का नाम दीनदयाल भी है, ये भी याद रखिएगा। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 नंबर में, मिनेंडर नाम का भूभाग डैश द्वारा बना होता है। तो मिनेंडर का नदियों के द्वारा बनाया गया एक भूभाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 98 नंबर के बाद हम लोग 99 में चलते हैं। 99 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका 98 का हो गया था, आपका नहीं हुआ था। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है। मूसी नदी पूछ रहा है किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज स्थित है, जबकि रॉकी है जो उत्तर अमेरिका में है। और ग्रेट डिवाइडिंग जो है श्रृंखला ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है। तो ये जून के महीने में होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी लोनार झील, और ये लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोकटक झील बहुत पूछता है, मणिपुर में है। और हुसैन सागर झील यह हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। तो ये जो होता है ऑप्शन है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ होता है, तो श्रीहरिकोटा में बंगाल की खाड़ी से इसे अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और पुलिकट झील में अरनी अलंगी या अरनी कलंगी एवं स्वर्णमुखी नदियां इसमें आकर के गिर जाती है। दो नदी इसमें आकर के गिर जाती है, इसको याद रखिएगा। पुलिकट झील में दो नदियां आकर गिर जाती है, अरनी कलंगी और एक है स्वर्णमुखी नदियां। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 103 नंबर में, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, कोलेरू झील के बारे में कहा जाता है इसकी पानी बहुत मीठी होती है, इसलिए मीठी झील का पानी है कोलेरू झील। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र के बीच में स्थित है। और कोलेरू झील एक रामसर स्थल झील है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर में हम लोग चलते हैं, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। तो ये कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कहाँ बहती है, तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहें हमारे साथ। 105 नंबर में देखिए, 105 नंबर में कह रहा है भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग है, निकटतम पूर्ण संख्या से पूर्णांकित करें। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें, क्योंकि भारत के विश्व भौगोलिक क्षेत्र को अगर डिवाइड करना रहेगा तो 2 से डिवाइड होगा। 2% है, 2% इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। 106 नंबर का ये हो जाएगा अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन गैस मौजूद है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% है जो नाइट्रोजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और कभी कभी पूछ देता है, ऑक्सीजन की मात्रा भी पूछ देता है कि बताए वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, आर्गन है 0.93%, जो अक्रिय गैस है। 108 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो यह जो है राजस्थान में नहीं बहती है। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी, जिसे अटर्नी जनरल भी कहा जाता है, के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होनी चाहिए? किसी को अगर अटर्नी जनरल बनना है तो उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो उसकी योग्यता जो होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर अगर रह चुके हैं तो वो व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर में। हम लोग 12 नंबर में कह रहा है कि भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कब कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ईस्वी के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 113 नंबर में। 113 नंबर में कह रहा है कि भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उसके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन कैसे घुरा के पूछा है कि भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम, तो राज्यों का नाम फर्स्ट अनुसूची में है, पहली अनुसूची में प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद निम्नलिखित में से किस मामलों में संबंधित है? तो यह जो है प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 15 नंबर में। 115 नंबर में हम लोग चलते हैं। 115 नंबर क्या कह रहा है, बने रहे हमारे साथ। 115 नंबर देख लीजिए। 115 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 धारा 306 के तहत आत्महत्या दुष्प्रेरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के डी डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये समस्त भारतीयों क्षेत्र से स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार है। मतलब अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के डी यह बताता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आवागमन कर सकता है, घूम सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो समितियां बनाई थी 13 समितियां बनाई थी, जिसमें से कौन कौन समिति महत्वपूर्ण है वो सुन लीजिए। संघ समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, इसका अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो ये सब पूछते रहता है। तो 13 कुल मिलाकर इसी प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान द्वारा निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर है 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन पूछ रहा है कब हुआ था? तो 1946 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली को राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा गठन हुआ था। 69वें संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। चलिए, और इसमें दिल्ली में अगर पूछे विधानसभा के सीट कितना होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो 70 सीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 120 नंबर में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेख है।
धन विधेयक जब भी पेश होता है तो लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है, और अधिकतर राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है जो बजट पेश होता है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर में, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो 122 का आंसर डी हो जाए लोमडक प्रयोग किया जाता है। उसके लिए एक शब्द आता है लोमडक, लेमडक। 123 नंबर में चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भाग 11 जो संबंधित है संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। 123 के बाद 124 में हम लोग चल लेंगे। देखिए 124 क्या कह रहा है? 124 में देखिए क्वेश्चन लंबा दिया है, थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से, आंसर अपने आप निकल आएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? किस अनुच्छेद के तहत पूछ दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन 125 नंबर में हम लोग चलेंगे। किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसादोपरांत अपना पद धारण करता है? राज्यपाल किसके अनुमति से पद धारण करता है? ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 126 में। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग के सीईओ होता है उसका आकस्मिकता निधि का संरक्षक। 126 के बाद 127 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में मामला शामिल है। तो देखिए 7वीं अनुसूची में शामिल के बाद कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, बाजार और मेला 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद बहुत पूछ रहा है, अनुच्छेद आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा ए, 338। अगला क्वेश्चन है, संसद के द्विसदनों की बैठक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदन की बैठक जो है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन वो बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहत किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डैश आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है? इसे महीने यानी प्रत्येक महीना पर प्रकाशित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 133 नंबर में। कह रहा है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रावधान पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किया गया था? कब आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम? तो ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 134 नंबर में। 134 नंबर में बने रहे हमारे साथ। 134 नंबर देख लीजिए आ गया। डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है? कौन करती है निर्णयों का प्रबंधन? राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 135 नंबर में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई?
तो लीड बैंक योजना की शुरुआत 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो यह 6 समिति होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी का फर्नीचर इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गरीबी का सूचकांक नहीं है। गरीबी का सूचकांक पक्का घर जो गरीबी का सूचकांक नहीं है, बाकी भूख और कुपोषण एक गरीबी का सूचकांक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द जीएफसीएफ का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। मैंने फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो इसका जो होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आरबीआई के मापदंडों के अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक डैश पूंजी आधार पर डैश उधार दे सकते हैं। क्या इतना उधार दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर समान और अधिक, ये दोनों यहाँ समान हो जाएगा, यहाँ अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना डैश में की गई थी। कब हुई थी आर्थिक जनगणना भारत में, तो 1977 में हुई थी आर्थिक जनगणना। आर्थिक जनगणना में भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी प्रतिष्ठानों का संपूर्ण विवरण होता है, ये भी याद रखना होगा आपको। पहली बार जो आर्थिक जनगणना कहे तो 1977 ईस्वी में हुआ, दूसरी बार आर्थिक जनगणना 1980 में हुआ, और अंतिम बार 7वीं आर्थिक जनगणना जो हुआ 2019 में मिला। अभी तक 7 बार है जो आर्थिक जनगणना हो चुका है, पहली बार 1977 में और अंतिम बार 2019 में। 143 नंबर में हम लोग चलते हैं। 143 में कहा गया है मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होता है या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन में से निविष्ट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मूला पूछ दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर बी होता है जीवीए प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 145 नंबर में, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता डैश में संशोधन किया गया। कब किया गया था संशोधन, तो 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी में सेंसेक्स जो है 5000 का आंकड़ा पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह में संशोधित किया जाता है। तो एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है, माने फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1921 से 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP ब्रैकेट में इसको सी शॉर्ट में कहा जाता है CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा इसमें, क्योंकि इसकी स्थापना 1965 में किस समय की गई थी। कृषि लागत मूल्य आयोग, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग के नाम दिया गया था, इसकी स्थापना जनवरी 1965 ईस्वी में हुई थी, और जनवरी नहीं दिया है, दिसंबर दिया है इसमें, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया, ई हो गया। अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, GST जिसे वस्तु सेवा कर कहा जाता है, तो GST परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो एक केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।
जीएसटी के बारे में और फुल फॉर्म भी पूछ देता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, और भारत में जीएसटी लागू करने वाला, भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला पूरा वर्ल्ड में 161वां देश है। तो इसे भी याद रखें। भारत में जीएसटी कितना परसेंट निर्धारित होता है, तो आप देख लीजिए, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। भारत में जीएसटी जो निर्धारण होता है 0%, 5%, 12%, 18% और अंतिम 28% है। इसी के साथ आपका 150 का 150 क्वेश्चन कम समय में हम कोशिश किए हैं सुलझाने का। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ, आपके हर समय जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।